लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। हम लोग 2 बुक को लेकर के आए हैं, जिसमें कि एक बुक है संपूर्ण स्टडी गाइड के रूप में। इसमें आपको बिहार पुलिस के हर एक सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट रूप से मिलेगा, और साथ ही साथ एक बुक हम लोग लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट। यदि आप इन दोनों बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ऑनलाइन इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों माध्यम से। दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज से हम लोग संपूर्ण भूगोल को चैप्टर वाइज करके डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 2 चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है भारत की भौगोलिक अवस्थिति और दूसरा चैप्टर है भारत की भूगर्भिक इतिहास। तो चलिए चैप्टर को आरंभ करते हैं। देखिए, अध्याय 1 में हम लोग को पढ़ना है कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति, ठीक है, यानी कि भारत की जितने भी बाउंड्रीज हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है, ठीक है। देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से ही डेवलप हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इनका नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया, ठीक है। आर्यों के शक्तिशाली राजा कौन थे? भरत। उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम पड़ा वो भारतवर्ष पड़ा। आगे है कि वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा, ठीक है। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा, ठीक है। यहाँ पास जो है वो हिंदू नदी के चलते क्या हो गया, हिंदुस्तान नाम पड़ गया, और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस बोला, इसीलिए इसका नाम इंडिया पड़ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका कि अवस्थिति एवं विस्तार, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैप से देख लेंगे, ठीक है। देखिए, एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौगोलिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियाँ, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ तथा उत्तरी पश्चिम भाग में रेतीले मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है। देखिए, आगे है कि यह उत्तर में हिमालय पर्वत, ठीक है, और उत्तर पश्चिम में हिंदकुश व सुलेमान श्रेणियाँ, ठीक है, उत्तर पश्चिम वाला पार्ट में, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता है। और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, और जो उत्तर पूर्व की पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में बोला जा रहा है। और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यदि हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल है। यानी कि कुल कितने देश हैं? तो कुल 7 देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि भारत के क्रम के अनुसार देखें कि भारत का कौन सा स्थान है, तो देखिए, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद तीसरा नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पर चाइना है, और 5वां पर ब्राज़ील, 6ठा पर ऑस्ट्रेलिया और 7वां पर भारत है। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो क्षेत्रफल आता है पूरा विश्व भर में 7वें बड़े देश के रूप में आता है, ठीक है। चलिए आगे इसके बाद कि भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है देशांतर के रूप में, और अक्षांशीय रेखा को देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम से पूर्व की ओर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है वो विस्तृत है, ठीक है। आगे है कि यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट बंगाल की खाड़ी में अवस्थित से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में भारत का विस्तार है,
ठीक है। देखिए अब हम लोग भारत की अब विस्तार की बात करेंगे। अब मैप के अनुसार देखिए तो जो 68 डिग्री 7 मिनट जो बिंदु है, ठीक है, वो कहाँ है, वो गौर माता गुजरात वाला पार्ट आता है, ठीक है। यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पर गौर माता जगह जो है स्थित है, ये गुजरात में है और ये पश्चिमोत्तर बिंदु है भारत का, ठीक है। उसी प्रकार से पूर्वी देशांतर की बात करेंगे यदि तो देखिए ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट का है, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर जो कि किबिथु स्थान पर आता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश पर है, ठीक है। अब देखिए पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की विस्तार की यदि बात करेंगे किलोमीटर में तो है 2933 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के जो कि कहाँ है, यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के इसका विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। कहाँ तक है तो इंदिरा कोल लद्दाख वाला पार्ट है, सबसे आखिरी बिंदु क्या है, इंदिरा कोल लद्दाख वाला पार्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको यदि किलोमीटर में देख लेंगे कि अक्षांश का जो कितनी दूरी है तो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम तक की विस्तार 2933 हो गया और दक्षिण से उत्तर तक के जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी मैप में दिया हुआ है कि कुल तटीय रेखा कितना है, ठीक है। तो देखिए कुल तटीय रेखा जो है वो है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास पाक जलडमरू मध्य है और बाकी जो है मैप में दिखाया गया है कि लक्षद्वीप इधर हो गया, अंडमान निकोबार इधर हो गया, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। देखिए यहाँ पास यदि द्वीप समूहों को जोड़ देंगे तो क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। वो क्या है, ये ग्रेट निकोबार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीमा रेखा की बात कर लेते हैं कि कितने जो देश हैं वो भारत से कितने किलोमीटर की सीमा के साथ बाउंड्री साझा करता है। तो देखिए हम लोग पाकिस्तान से शुरू करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा जो है 3323 किलोमीटर का बनता है। भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा 106 किलोमीटर का बनता है और भारत और चीन का जो सीमा बनता है वो 3488 किलोमीटर का बनता है। वहीं भारत और नेपाल का सीमा 1751 किलोमीटर का बनता है। भारत और भूटान का जो सीमा है वो 699 किलोमीटर बनता है और भारत और म्यांमार का जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर का बनता है और भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर का सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच बनता है, ठीक है। तो हम लोग मैप से अभी विस्तार रूप से पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो लद्दाख में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन अंतरिक्ष 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है, ठीक है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम की लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए आगे है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास है कि देश की चतुर्दिश अंतिम सीमा बिंदु, ठीक है। देखिए तो पहला नंबर पर है दक्षिणतम बिंदु, वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है, ठीक है। उत्तरोत्तम बिंदु जो कि इंदिरा को लद्दाख वाला एरिया में पड़ता है। आगे है पश्चिमोत्तर बिंदु जो कि गौर माता या गुहार मोती गुजरात में आता है ये, और पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है, और 5वें नंबर पर है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो कि कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। अब देखिए आगे है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, ठीक है। तब हम लोग इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पास है कि पहला पॉइंट, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान यानी कि लगभग 30 डिग्री है, परंतु भूमि पर
दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम हो जाती है, ठीक है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहता है। यही कारण है कि किलोमीटर में यदि नापेंगे तो किलोमीटर में ज़्यादा अंतर हो जाएगा और डिग्री में लगभग 30 डिग्री का दोनों में ही अंतर है, ठीक है। इसलिए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण की विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए आगे है कि भारत की मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम के विस्तार से 281 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है, पूर्व के पश्चिम के विस्तार की यदि बात करेंगे तो पूर्व और पश्चिम का विस्तार कम है, कितना, 281 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण के विस्तार के अलावा यदि हम लोग तुलना करें तो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि का जो आकृति है वो क्या है, चतुष्कोणीय है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट है कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों से होकर के गुजरा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरा है, 8 राज्यों से गुजरा है, जिनमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची। देखिए ऐसा पूछा जाएगा कि किस राज्य की राजधानी है जो कि कर्क रेखा पर ही सिचुएटेड है, इसीलिए यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची लिख दिया गया है टोटल। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर के गुजरता है, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। देखिए जो 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश है, यानी कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है उनके जो बीच में क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का विस्तार है, ठीक है। मान लेते हैं ये कर्क रेखा है और ये जो है ये मकर रेखा है, तो बीच वाले जो पार्ट में इतने जो एरिया ये सब है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, जिसकी दक्षिण हिस्सा उष्णकटिबंध और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक है। देखिए जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है, जिसकी दक्षिण वाला पार्ट जो है वो उष्णकटिबंध कहलाता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो उत्तर का हिस्सा है वो उपोष्णकटिबंध कहलाता है या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, क्योंकि दक्षिण वाला हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध और जो उत्तर वाला हो जाएगा जो कि दक्षिण वाला हो जाएगा उष्ण कटिबंध और उत्तर वाला हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। केरल में सबसे छोटा एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह में यह अंतर 5 घंटे का हो जाता है सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विषुवत रेखा से काफ़ी दूर पर स्थित भारत के उत्तर भाग जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सूर्य तप कम मिलता है और शीत ऋतु में यहाँ अधिक ठंडी पड़ती है लद्दाख वाला रीजन में। इसके विपरीत भारत का दक्षिण भाग केरल एवं तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा से काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत या सीधी पड़ती है और सूर्य तप यहाँ पास अधिक होता है। देखिए यदि हम लोग लद्दाख के एरिया की यदि बात करेंगे तो जो लद्दाख वाला एरिया है वो चूँकि इसके उत्तर वाला भाग में पड़ता है, तो लद्दाख वाला एरिया में जो सूर्य का तप है वो कम पड़ता है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए दक्षिण भारत की एरिया जैसे कि केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो है सूर्य की किरणें सीधे आती है, इसलिए यहाँ तप ज़्यादा रहता है, लेकिन लद्दाख में सूर्य की किरणें तिरछी आती है, इसीलिए यहाँ पास ठंडी के दिनों में बर्फबारी देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे है कि देशांतरी विस्तार का प्रभाव, ठीक है। देशांतरी विस्तार का आखिर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। इस देशांतर रेखा यामोत्तर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक रेखा बोला जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। वंस अगेन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर के यह जो है
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा वो गुजरा है। ठीक है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक हो, ताकि 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। देखिए, जैसे कि यहाँ पास बोला गया है कि जो देशांतर रेखा हम लोग क्रॉस करेंगे वो किसी भी देश के ठीक बीचों बीच से पार होना चाहिए, ताकि जो समय में जो अंतराल हो, ज़्यादा गैप दोनों देश के पश्चिम वाला बाउंड्री और पूर्व वाला बाउंड्री से ज़्यादा अंतर न हो। ठीक है। वहीं पास आगे है कि पृथ्वी पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी कितनी घूमती है? 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर दूरी तथा तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देखिए, पृथ्वी को यदि 1 डिग्री देशांतरीय दूरी कवर करना है तो उसको कितना मिनट लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। भारतीय मानक समय, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जो भारत का जो समय रेखा है, मानक समय रेखा, वो इंग्लैंड वाला रीजन से या ग्रीनविच वाला मीन टाइम रीजन से 5.5 घंटा क्या है? आगे है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात के कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटा पहले ही हो जाता है। देखिए, मान लेते हैं कि इंडिया का जो पार्ट है, तो देखिए पूर्व में क्या है? तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबुथु पॉइंट है और दक्षिण में यहाँ गुजरात का गोरमाथा पॉइंट है। ठीक है। तो देखिए, इन दोनों में तो किलोमीटर में ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन जब सूर्य जो उगता है वो यहाँ पास सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले ही आ जाता है, और जो सूर्य की किरणें है वो यहाँ पास गुजरात में अंतिम बिंदु पर कक्ष वाला भाग में लेट से 2 घंटा आता है। लेकिन चूंकि हम लोग मानक समय रेखा को ठीक बीचों बीच से गुजारे हैं, इसीलिए जितना टाइम अरुणाचल प्रदेश में होता है उतना ही टाइम गुजरात में भी उस समय होता है। ठीक है। केवल सूर्य का धूप का अंतर आता है। मतलब देखिए, सनसेट अगर गुजरात में यहाँ पास अभी नहीं हुआ है तो इधर क्या है? अरुणाचल प्रदेश के लिए वो सनसेट हो गया है, और यहाँ के व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा देर से होगा। तो वही बात यहाँ पास बोला गया है। ठीक है। देखिए, इस प्रकार भारत के पश्चिम बिंदु गौरमाथा, गुजरात और पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः इन दोनों स्थानों के बीच की जो मानक समय हो जाएगा वो 30 डिग्री गुने 4 मिनट हो जाएगा, यानी कि 120 मिनट, यानी 2 घंटे का अंतर हो जाता। लेकिन हम लोग मानक समय रेखा को बीच से गुजारे हैं, इसलिए टाइम जो है अंतर नहीं है। ठीक है। सनसेट आगे हो या सन जो है वो राइज आगे हो, ये देखा जा सकता है, लेकिन टाइम जो है एक समान रहेगा। आगे है कि कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अत्यधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर समय रेखा। देखिए, यदि हम लोग का भी सीमा बाउंड्री बहुत ज़्यादा लंबा रहता भारत का, तो हम लोग भी मानक समय रेखा को 1 से ज़्यादा रखते, ताकि हर जगह समय बराबर हो पाता। लेकिन हम लोग का क्या है, बीच से हम लोग गुजार दिए, तो दोनों समय का बराबर क्या होगा? दोनों पार्ट का समय बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग का मानक रेखा सिर्फ एक ही है। लेकिन कुछ बड़े बड़े देशों में मानक समय रेखा जो होता है वो 1 से अधिक रेखा होती है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 मानक समय कटिबंध रेखा है। यदि हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ पास कितने रेखा है? तो 6 मानक देशांतर समय रेखा है। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे है जनांकीय एवं भौगोलिक आकार। ठीक है। देखिए, वर्ष 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है तथा यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है। भारत क्या है? चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% निवास जो है जनसंख्या करती है। 17.5% जो है जनसंख्या यहाँ पास भारत में निवास करती है। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। यह विश्व के स्थलीय धरातल का लगभग 2.4% भाग है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम तक की इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए आगे इसके बाद की भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट है कि भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगनी है।
ठीक है। तटीय सीमा रेखा के दुगनी क्या है? स्थलीय सीमा रेखा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई यदि बात करेंगे तो लगभग 6100 किलोमीटर है। भारतीय द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ की तटीय सीमा रेखा को सम्मिलित यदि कर दिया जाए तो भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की जो कुल लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है और सबसे छोटी जो तट रेखा वाला राज्य है वो गोवा है। ठीक है, गोवा का जो तटीय रेखा है वो सबसे छोटा है और गुजरात का जो तटीय रेखा है वो सबसे बड़ा है। चलिए आगे है इसके बाद कि भारत के समुद्री तटीय राज्य और संघ शासित प्रदेश में कितना आखिर तटीय सीमा रेखा है उसके बारे में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो तटीय सीमा रेखा है वो 1962 किलोमीटर है। गुजरात का यहाँ पास 1214 किलोमीटर का है। आंध्र प्रदेश का 973 किलोमीटर का है। तमिलनाडु का 906 किलोमीटर का है। महाराष्ट्र का 652 किलोमीटर का है। केरल का 569 किलोमीटर का बाउंड्री है तटीय सीमा रेखा। और उड़ीसा का तटीय सीमा रेखा 476 किलोमीटर का है। कर्नाटक का 280 है और पश्चिम बंगाल का 157 है। ठीक है, वहीं लक्षद्वीप की 132 किलोमीटर है। गोवा का 101 किलोमीटर है और दादर और नगर हवेली दमन दीव का 42 किलोमीटर है। पुडुचेरी का 47, यानी कि कुल सीमा रेखा जो ऐड करके हो गया 7516.6 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग मैप से देख लेते हैं। देखिए जो 1 नंबर पर है वो क्या है? कच्छ का तट है, यानी कि सबसे बड़ा सीमा रेखा क्या है? कच्छ का तट, गुजरात वाला। ठीक है, 2 नंबर पर देखिए उत्तरी सरकार तट है जो कि आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है। 2 नंबर पर सबसे बड़ा क्या है? उत्तरी सरकार तट। 3 नंबर पर तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है जो कि लंबा है, तीसरे स्थान पर है। चौथा में है काठियावाड़ तट जो कि महाराष्ट्र वाला एरिया में आता है, वो लंबा है। 5वें नंबर पर है मालाबार तट जो कि केरल राज्य में आता है, 5वें नंबर का लंबा है ये सीमा रेखा। अगला है उत्कल तट जो कि 6ठे नंबर में सबसे बड़ा में आता है। और 7वें नंबर पर है कोंकण तट जो कि कर्नाटक वाला एरिया और गोवा वाला एरिया को सम्मिलित करके है। ठीक है, और 8वें नंबर पर है यहाँ पास बैगी तट जो कि बंगाल वाला एरिया में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत की प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो हिंद महासागर की ओर क्या है? उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम में भाग में अरब सागर कहा जाता है। ठीक है, जो भारत का ऐसे प्रायद्वीपीय भाग है वो क्या है? एक तरफ देखिए अरब सागर को बांट दिया और एक तरफ बंगाल की खाड़ी को बांट दिया और इधर क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है। आगे है प्रायद्वीप। देखिए यह स्थल का वह भाग है जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप जो है वो स्थल से जो जल से 3 ओर से घिरा हुआ स्थल होता है उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत प्रायद्वीप आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। इस प्रकार यह 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है जिसकी अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। ठीक है, आगे है कि भारत की उत्तर पश्चिम और उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वतों, शिखर से घिरी हुई है। ठीक है, ये नवीन वलित पर्वत है, यानी कि सबसे नया जो है पर्वत है। यहाँ पास लगभग प्रत्येक दिन इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जा रही है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगला है कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण में हिंद महासागर की ओर क्रमशः पतला होता गया है। ठीक है, चलिए आगे है कि सबसे अंतिम छोर पर भारत की कुल भूमि ने अंतरिप का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर संकरा हो गया है। ठीक है, देखिए यदि भारत के हिस्सा की बात करेंगे तो 22 डिग्री पर सबसे ज़्यादा चौड़ा हिस्सा है। उसके बाद 22 डिग्री के बाद जो दक्षिण में गया है वो क्या है? अंतरिप के साइज होते हुए गया है, मतलब धीरे धीरे कम जो है इसका विस्तार होते हुए गया है। देखिए अंतरिप किसको बोलते हैं? तो समुद्र की ओर से
मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा उसे अंतरीप बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन भारत का। देखिए, भारत में वर्तमान में बात की जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है और नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो कि राजस्थान है एवं सबसे छोटा जो राज्य है वो क्या है, गोवा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पास जो लद्दाख का जो गठन हुआ है वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। जम्मू कश्मीर का भी विभाजन करके 31 अक्टूबर 2019 में इसका गठन किया गया है। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 में किया गया है और चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का 1 नवंबर 1966 में किया गया है और उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 में किया गया है। दिल्ली क्या है, यूटी है। ठीक है, ये जो है यूटी जो है ये 1956 में बनाया गया था और एनसीटी 1992 में बनाया गया था। राजस्थान 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया था और यूपी जो है 24 जनवरी 1950 को गठन किया गया था। बिहार 26 जनवरी 1950 को, सिक्किम 16 मई 1975 को, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, असम 26 जनवरी 1950 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को और मणिपुर 21 जून 1972 को और त्रिपुरा 21 जून 1972 को, मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, वहीं पास पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, उड़ीसा जो है 26 जनवरी 1950 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को। दादर व नगर हवेली और दमन व दीव 26 जनवरी 1920 को, गुजरात 1 मई 1960 को, गोवा 30 मई 1987 को, कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को, पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 को और तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को, केरल 1 नवंबर 1956 को, लक्षद्वीप 1956 में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में बताया गया है। जैसे कि लद्दाख का जो राजधानी है यहाँ पास लेह दिखाया गया है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और एक जम्मू दिखाया गया है। ठीक है, एक शीतकालीन है और एक ग्रीष्म ऋतु के लिए है। देखिए आगे है पंजाब का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, उत्तराखंड का देहरादून और हरियाणा का चंडीगढ़ और पंजाब का भी चंडीगढ़। ठीक है, राजस्थान का राजधानी जयपुर और ये भारत का जो राजधानी है वो नई दिल्ली दिखाया गया है। यूपी का राजधानी जो है वो लखनऊ है, बिहार का पटना और झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल और गुजरात का गांधीनगर और दादर नगर दमन हवेली का दमन। यहाँ पास आप लोग सभी का राजधानियों का जो सिचुएशन है, जो उसकी स्थिति है, आप सब देखते जाइए। सिक्किम का गंगटोक है और असम मेघालय का यहाँ पास शिलोंग दिया गया है। असम का राजधानी दिसपुर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर दिया गया है और नागालैंड का कोहिमा दिया गया है। मणिपुर का इम्फाल दिया गया है। मिजोरम का आइजोल दिया गया है और त्रिपुरा का अगरतला यहाँ पास दिया गया है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता दिया गया है और उड़ीसा का भुवनेश्वर दिया गया है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद तेलंगाना का हैदराबाद, महाराष्ट्र का यहाँ पास मुंबई। ठीक है, और गोवा का पणजी और कर्नाटक का बंगलुरु और केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का यहाँ पास चेन्नई और उसके बाद है आंध्र प्रदेश का अमरावती और पुदुचेरी का कराईकल। ठीक है, और लक्षद्वीप का कवारती और अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये था क्या हम लोग का राजधानी टोटल और राज्य और कुछ कुछ जो यूटीज थे उनके यूटी और उनकी राजधानियाँ। देखिए 3 द्वीपों के नाम में परिवर्तन किया गया है। 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित
3 द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिनके नए नाम निम्नवत दिए गए हैं। पहला, रॉस द्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम रखा गया है, और नील द्वीप समूह को शहीद द्वीप के रूप में रखा गया है, और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के रूप में नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्रफल, ठीक है, भारत में शामिल किया गया है, उसके बारे में। तो देखिए, चंद्रनगर में फ्रांस का कब्जा था, ये 26 किलोमीटर का था। इसको 2 फरवरी 1951 में भारत में शामिल किया गया। पुदुचेरी जो कि फ्रांस का अधीन था, 280 किलोमीटर का एरिया, 1 नवंबर 1954 को भारत में शामिल किया गया। कराईकल 135 किलोमीटर का एरिया था, 1 नवंबर 1954 को शामिल किया गया भारत में। माहे 59 किलोमीटर का एरिया था, 1 नवंबर 1994 में भारत में शामिल किया गया। यनम 15 किलोमीटर का एरिया था, 1 नवंबर 1954 को भारत में शामिल किया गया। यानी कि कुल क्षेत्रफल 515 वर्ग किलोमीटर था, जो कि फ्रांस के अधीनस्थ था। चंद्रनगर फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र था, जिसका समेकन भारत में स्वतंत्रता पूर्व हो गया था। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व कर दिया गया था। आगे है कि पुर्तगाली के अधीनस्थ जो भारत का जो स्थल था, वो कितना क्षेत्रफल एरिया घिरा हुआ था। तो कुल 3679 किलोमीटर जो एरिया है वो पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा किया गया था। दादर 21 जुलाई को 1954 में शामिल किया गया भारत में। नगर हवेली 554 एरिया था, 2 अगस्त 1954 को शामिल किया गया भारत में। दमन व दीव 35 किलोमीटर का एरिया था, जो कि 19 दिसंबर 1961 में शामिल किया गया। गोवा 3090 किलोमीटर का एरिया था, जो कि 21 दिसंबर 1961 को शामिल किया गया। नोट, मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को भारतीय राज्य गणतंत्र में 25वां राज्य बनाया गया था। कब? तो मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 25वां राज्य किसको बनाया गया? तो गोवा को बनाया गया। ठीक है, देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहाँ पास बताया गया है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का जो राजधानी है वो जयपुर है। हिंदी भाषी यहाँ पास ज़्यादा लोग हैं, और जिला जो है 33 है। क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239 किलोमीटर का है। कुल क्षेत्रफल का परसेंट लगभग 2.41% है। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। हिंदी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। 52 जिला यहाँ पास है, और 3,08,245 किलोमीटर का एरिया है। 9.37 कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। आगे है महाराष्ट्र, मुंबई इसकी राजधानी है। मराठी भाषा लोग ज़्यादा यहाँ पास रहते हैं। 36 जिला है महाराष्ट्र में, 3,07,713 इसका विस्तार है, और 9.37 ये भारत का कुल हिस्सा अपने अधीनस्थ करता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पास हिंदी उर्दू बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। 75 जिला हैं यूपी में। यहाँ पास 2,36,286 एरिया जो है यूपी का है, और 7.18% कवर करता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजराती भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। 33 जिला हैं यहाँ पास। 1,96,024 किलोमीटर का एरिया है। 5.96 किलोमीटर 5.96 यहाँ पास एरिया कवर करता है गुजरात राज्य। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। कन्नड़ भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। 31 जिला हैं यहाँ पास। 1,91,791 यहाँ पास इसका वर्ग किलोमीटर एरिया है, और 5.83 ये एरिया कवर करता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। तेलुगु जो है यहाँ पास बोला जाता है, और यहाँ पास 26 जिला हैं, और 1,60,205 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। 4.87%। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। 30 जिला हैं यहाँ पास। 1,55,707 एरिया, और एरिया के साथ 4.73% कवर करता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। हिंदी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। 32 जिला हैं यहाँ पास। 1,35,191 एरिया है, और 4.11% एरिया को कवर करता है पूरे भारत देश की अपेक्षा। ठीक है, आगे है तमिलनाडु। इसकी राजधानी चेन्नई है। तमिल भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। 38 जिला है यहाँ पास, और 1,30,058 किलोमीटर का एरिया है। प्रतिशत में यह 3.95% हो जाता है। बिहार का राजधानी पटना है। हिंदी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। 38 जिला हैं यहाँ पास, और 94,163 किलोमीटर एरिया है। 2.86% के साथ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। बांग्ला बोली जाती है।
23 जिला हैं, 88,752 किलोमीटर का एरिया है और 2.69% के अनुसार। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है, अंग्रेजी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। 25 जिला हैं यहाँ पास, 83,743 इसका एरिया है, परसेंट में या 2.54 है। झारखंड की राजधानी रांची है, यहाँ पास हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। 24 जिला हैं यहाँ पास, 79,714 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है, परसेंट में या 2.42% हो जाता है। असम की राजधानी दिसपुर है, यहाँ पास असमिया भाषा बोली जाती है। 34 जिला हैं, 78,734 किलोमीटर का एरिया है, परसेंट में या 2.38% है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला या धर्मशाला है, ठीक है, और हिंदी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। 12 जिला है यहाँ पास, 55,673 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, यह परसेंट में 1.69% आता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और गौरसेन है, हिंदी और संस्कृत बोली जाती है। 13 जिला हैं, 55,483 किलोमीटर एरिया है, 1.62% के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाबी बोली जाती है ज़्यादा और 23 जिला है यहाँ पास और 50,362 किलोमीटर एरिया है, 1.53% के साथ। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, हिंदी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। 22 जिला हैं यहाँ पास, 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया है, 1.34% के साथ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मलयालम बोली जाती है। 14 जिला हैं और 38,863 किलोमीटर का एरिया है, 1.18% के साथ। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और यहाँ की भाषा गारो है और 11 जिला है और 22,429 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, 0.68% के साथ। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मणिपुरी भाषा बोली जाती है। 16 जिला हैं, 22,327 किलोमीटर एरिया के साथ, 0.67% कवर करती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, यहाँ की भाषा मिजो है। 8 जिला है यहाँ पास, 21,081 किलोमीटर एरिया है, 0.64% के साथ। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, अंग्रेजी भाषी बोली जाती है। 11 जिला हैं, 16,579 किलोमीटर का एरिया है, 0.50 के साथ। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, बांग्ला बोली जाती है। 8 जिला है यहाँ पास, 10,491 किलोमीटर का एरिया है, 0.31 के साथ। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, नेपाली बोली जाती है। 4 जिला है यहाँ पास और 7,096 किलोमीटर का एरिया है और 0.21% है टोटल भारत में। गोवा की राजधानी पणजी है, कोंकणी बोली जाती है। मात्र 2 जिला हैं, 3,702 किलोमीटर एरिया है, 0.11% टोटल डिस्टेंस कवर करती है इंडिया के अपेक्षा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तेलुगु और उर्दू इसकी भाषा है, ठीक है, और जो इसके ज़िला है वो 33 ज़िला हैं। 1,12,077 किलोमीटर का एरिया है, 3.40 के साथ, ठीक है। देखिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती याद रखिएगा, जो कि चेंज हो चुका है, वो वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है कि केंद्र शासित प्रदेश, उसकी राजधानी, जिलों की संख्या और क्षेत्रफल कितना है से। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पास 3 जिला है और 8,249 किलोमीटर का एरिया है। और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, 1 जिला है यहाँ पास, 114 किलोमीटर का एरिया है। और दादर व नगर हवेली जो है वो इसकी दादर और नगर हवेली और दमन व दीव राजधानी इसकी दमन है। 3 जिला है, 603 किलोमीटर एरिया है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, 11 जिला हैं, 1483 किलोमीटर का एरिया है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, यहाँ पास 1 जिला है, 32 जो है किलोमीटर का एरिया है। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, 4 जिला है यहाँ पास और 492 किलोमीटर का एरिया है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू, 22 जो है इसमें ज़िले हैं और 54,624 किलोमीटर का एरिया है। लद्दाख का जो राजधानी लेह है, 2 जिला है इनमें और 1,68,055 किलोमीटर का टोटल एरिया है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कि गुजरात राज्य में आता है। इसका एरिया 45,625 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर आता है। और सबसे छोटा जो जिला है वो माहे है, जो कि पुडुचेरी में आता है, मात्र 9 किलोमीटर वर्ग एरिया इसका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि देखिए
यहाँ पास पूरे उत्तर भारत के 7 राज्य जो है उनके बारे में है। ठीक है, तो ये रहे पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, जिनमें कि 2 राज्यों से यहाँ पास क्या है, कर्क रेखा गुजरी है, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, और बाकी के पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, नमामि करके याद रखिएगा, ये सब लाइन से आते हैं। असम यहाँ पास हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, और एक सिक्किम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों कि देखिए यहाँ पास दिया गया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनें, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध हैं ये सब। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। बांग्लादेश के संबंध 5 भारतीय राज्य हैं। ठीक है, मिजोरम के साथ जो है 180 किलोमीटर का बाउंड्री है, असम के साथ 262 किलोमीटर का, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर का, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर का, और पश्चिम बंगाल के साथ 2217 किलोमीटर का। ठीक है, देखिए अब इसके बाद है कि भारत तथा विश्व। ठीक है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम भाग में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। ठीक है, हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है एवं भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर का नाम पड़ा है। ठीक है, इसमें प्रमुख कारण है कि हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण अवस्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है। इस प्रकार यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमतम तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास फिर से बाउंड्री के बारे में दिया गया है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पास दिया गया है बाउंड्री के बारे में, तो पाकिस्तान भारत का बाउंड्री कितना है, 3323 किलोमीटर का। ठीक है, और अफगानिस्तान भारत का 106 किलोमीटर का। ठीक है, उसी प्रकार आगे है कि भारत और चाइना का तो 3488 किलोमीटर का, भारत नेपाल का 1751 किलोमीटर का, भारत और भूटान का 699 किलोमीटर का, भारत म्यांमार का 1643 किलोमीटर का, और भारत और बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर का, और त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं, जीरो लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था बाउंड्री लाइन के बारे में। ठीक है, टोटल कितने राज्य हैं जो कि बाउंड्री के साथ हैं, तो टोटल देखिए यहाँ पास संख्या दिया गया है, टोटल 17 राज्य हैं जो कि दूसरे देशों के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। कुल राज्य 17 हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा बनाने वाले टोटल 17 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, देखिए बांग्लादेश के साथ जो है वो 4096 किलोमीटर का सीमा है। इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, और 5 राज्य जो कि पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम बाउंड्री साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। चाइना का सीमा रेखा है 3488 किलोमीटर का, मैक मोहन रेखा इसको बोला जाता है। 5 राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। ठीक है, सीमा के साथ। आगे है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर का सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा इसको ही बोलते हैं, और 5 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इससे शामिल हैं। नेपाल का 1751 किलोमीटर का सीमा रेखा है, 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम बाउंड्री बनाते हैं। आगे है म्यांमार, 1643 किलोमीटर का सीमा रेखा है, 4 राज्य इसके साथ बाउंड्री साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर का बाउंड्री है, 4 राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बाउंड्री है, ड्रोन रेखा इसको बोला जाता है। एक जो है राज्य लद्दाख इससे संलग्न है। चलिए आगे है कि भारत के जल क्षेत्र। ठीक है, देखिए भारत की जलीय सीमा को रेखा को
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला है प्रादेशिक जल सीमा। यह तटीय रेखा 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक का क्षेत्र है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद संलग्न क्षेत्रफल। ठीक है, यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर अर्थात 12 नॉटिकल मील से लेकर के 24 नॉटिकल मील के मध्य स्थित है। अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरण सुरक्षा तथा राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र पर लागू होता है। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यह 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील के मध्य कुल लगभग 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति और सागरीय संसाधनों व जीवों का संरक्षण और विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति एवं खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और आगे है कि भारत की जलीय सीमा। ठीक है, भारत और श्रीलंका का जलीय सीमा, इनके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नलिखित है। पाके की खाड़ी है। ठीक है, उसके बाद पंबन द्वीप है। ठीक है, जो कि रामेश्वरम में आता है। फिर आदम ब्रिज है। ठीक है, आदम का पुल है ये। और फिर मनार की खाड़ी है। ये क्या है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम था। आगे है भारत और इंडोनेशिया। भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच ग्रेट निकोबार या महान चैनल इनके मध्य जलीय सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद आगे है कि भारत और म्यांमार। ठीक है, भारत के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाता है। ठीक है, भारत एवं मालदीव। भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल जलीय सीमा रेखा बनाता है। चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। तो देखिए 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। और ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। और पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। और माहिम क्रीक निवेशिका जो है वो एक पतली सी निवेशिका है मुंबई में। और कच्छ की खाड़ी जो है वो पश्चिमी गुजरात है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और तापी का मुहाना है। और आगे है लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। और कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। और डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। चलिए आगे है कि भारत और पड़ोसी देश। ठीक है, देखिए भारत और पड़ोसी देश में हम लोग को पढ़ना है कि पहला पॉइंट यहाँ पास है कि भारत दक्षिण एशिया, ठीक है, में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दोनों जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसकी सीमाओं से लगे कुल 7 पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। ठीक है, दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क का सदस्य है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, सार्क के 7 देश हैं जिनमें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, इसमें सार्क में चाइना नहीं है। चले आगे है कि भारत बांग्लादेश सीमा विवाद। बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराना सीमा विवाद का निपटारा करते हुए संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियां व भूमि क्षेत्रों के आदान प्रदान को स्वीकृति देने वाले 119वें संविधान संशोधन का विधेयक स्वीकृति दी है। संसद से पारित होने वाला यह 100वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा वर्ष 1974 में भारत बांग्लादेश सीमा समझौते को लागू किया जा सकेगा। ठीक है, आगे है पश्चिम बंगाल, भारत को प्राप्त क्षेत्र। ठीक है, जो उसमें बदला गया था वो क्या है कि पश्चिम बंगाल को क्षेत्र उसमें मिला था। और यहाँ पास देखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन क्षेत्र मिला था, तो ये वाला जो पार्ट है वो सब पश्चिम बंगाल को दिया गया था। और मेघालय में ये सब पार्ट मिला था। ठीक है, चलिए त्रिपुरा में भी ये सब पार्ट मिला था। उसके बाद है
यहाँ पास आगे है कि पड़ोसी देशों के संबंध में भारत के 18 राज्य जो हैं वो क्या है, बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे है कि भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत और नेपाल व भूटान तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, जलीय व समुद्री सीमा जो है वो 7 देश बनाते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान। जलीय व समुद्री सीमा ये सब संबंध जो है 7 देश हैं। ठीक है, आगे है बांग्लादेश से प्राप्त क्षेत्र में ये सब आ जाता है। चलिए आगे है, मेघालय को भी मिला था, असम को भी मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण। ठीक है, चलिए देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पूर्णतः स्थलीय एवं कृत्रिम है, जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिम राजस्थान और कच्छ प्रदेश में विस्तृत है। पाकिस्तान शासित कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है। इस पर पाकिस्तान अवैध रूप से अधिकार किए हुए है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब की पाकिस्तान के मध्य लगभग 3323 किलोमीटर का लंबी सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदी कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती है। अमृतसर जिले में रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले में सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान का सीमा निर्धारण करती है। आगे है कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 में युद्ध के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच नियंत्रण सीमा रेखा निर्धारण किया गया। रेड क्लिफ रेखा विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। कमीशन को पंजाब व बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू व मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था। चूँकि इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया। आगे है एलओसी नियंत्रण रेखा। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की यह रेखा है एलओसी। इसके दोनों ओर दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक सीमा रेखा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। आगे है पीओके। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने स्थलीय कबालियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। यही क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। यह वर्तमान में भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारत म्यांमार के बीच सीमा रेखा। दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्व पर्वत श्रेणियां, जिनमें लुसाई, पटकोई और अराकान योमा सम्मिलित है, स्थलीय सीमा बनाती है। ये भारत को इरावती नदी घाटी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। आगे है कि पूर्व की ओर तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्र की घाटी और चीन की ओर से आने वाली मेकांग, इरावती और साल्विन नदियाँ की घाटियों में एन, तुंगप, मणिपुर, तुल्लू और तेलु दर्रे हैं। लेकिन अराकान योमा के वन से आच्छादित होने की घाटियां गहरी और धरातल उबड़ खाबड़ होने के कारण इसका उपयोग व्यापार अथवा प्रवास के लिए ही किया जाता है। आगे है कि भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रिजीम लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोग आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के साथ दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आवागमन करने की अनुमति है। आगे है भारत चीन सीमा निर्धारण। ठीक है, मैकमोहन रेखा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया है। ठीक है, इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप से स्वीकार किया। ब्रिटिश व तिब्बत ने भी इसे आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा मान लिया, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से यह सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीनी सरकार इसे अनुमोदित नहीं करता है। वर्तमान में भारत तो इसे सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे तथाकथित मैकमोहन रेखा कहता है, सीमा नहीं मानता है। आगे है एलएसी
वास्तविक नियंत्रण रेखा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत व चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। यह भी एक सीज फायर लाइन युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों के सेनाएं तैनात थी, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। ठीक है, आगे है देखिए भारत एक दृष्टि में। ठीक है, यहाँ पास देश का नाम है भारत, अन्य नाम इसका है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। राजधानी है नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आकार इसका है चतुष्कोणीय। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मानक समय रेखा है 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच समय से लगभग 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है, चौड़ाई 2933 किलोमीटर का है। स्थलीय सीमा जो है इसका 15,106 किलोमीटर का है। जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर का है। प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री नॉटिकल मील दूर तक है। संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील दूर तक है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील दूर तक है। जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। कुल जनसंख्या यहाँ पास लगभग 121 करोड़ कुल जनसंख्या है। जनसंख्या के हिसाब से विश्व में 17.5% है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय है। और पुरुष जनसंख्या लगभग यहाँ पास इतना दिया गया है, महिला की जनसंख्या भी इतना दिया गया है। ग्रामीण जनसंख्या लगभग 83,037 करोड़ है, 83.37 करोड़ है। वहीं शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ है। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पास देखा गया है 17.64%। लिंगानुपात यहाँ का है 943 प्रति महिला जो है 1000 पुरुषों पर। ठीक है, आगे है शिशु लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे है इसकी बात कि कुल साक्षरता लगभग 74.04% के आसपास है। पुरुष जो इसका साक्षरता है पुरुषों का वो लगभग 82.14% है और महिला का साक्षरता लगभग 65.46% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग इतना टोटल जनसंख्या है जो कि 16.6% है और अनुसूचित जनजाति का लगभग 8.6% है टोटल जनसंख्या में। 8 राज्यों की संख्या जो राज्यों की संख्या है वो क्या है 28 है और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार लगभग 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार लगभग 18.6% है। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार जो है वो पठारी क्षेत्रों का वो 27.7% है और मैदानी क्षेत्रों का जो विस्तार है वो लगभग 43% है। कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो समय रेखा है वो 5 राज्यों से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़े राज्य जो है टोटल वो 18 हैं। ठीक है, और तेलंगाना तेल शोधनशालाओं की संख्या जो है वो 33 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है और पशु जो है राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय गान जन गण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी है और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है और राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय नदी गंगा है और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। तो आज हम लोग भूगोल के अगले कड़ी में दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है दोस्तों भारत का भूगर्भिक इतिहास। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए पहला टॉपिक दिया हुआ है कि भूगर्भिक संरचना। ठीक है, देखिए किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप का जानकारी की प्राप्ति होती है। ठीक है,
देखिए, यदि हम लोग किसी भी देश का भूगर्भीय संरचना के बारे में यदि अध्ययन कर लेंगे तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि वहाँ पास जो मिलने वाली चट्टान है वो किस क्रम की है और वहाँ का जो स्वरूप है वो कैसा है। आगे है कि तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती है, ठीक है, जिसे उर्वरा मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप गंगा के मैदान को लिया जा सकता है। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टान से निर्मित मिट्टी अनुपजाई होती है, परंतु इनमें धात्विक खनिजों की बहुलता होती है। देखिए, यहाँ पास बोला गया है कि वैसी मृदा जो कि तलछट के जमाव के कारण निर्मित हुई है, जो कि क्या है, परतदार है और सादी चट्टानों से ये निर्मित हुई थी। इसमें क्या रहेगा, इसमें उर्वरा मात्रा ज़्यादा रहेगा, इसमें कि फसल जो है वो ज़्यादा उत्पन्न होगी। यदि वहीं पास हम लोग बात करेंगे इसके विपरीत में, तो देखिए प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मिट्टी अनुपजाई होती है, मतलब वहाँ कृषि जो है नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ जो है उनकी मिट्टी के नीचे धात्विक खनिजों की बहुलता होती है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चट्टानों का निर्माण। चट्टानों का निर्माण प्रायः दो प्रकार से होता है। एक तो आग्नेय चट्टानें, जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण होता है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण जो लावा या मैग्ना निकलता है, ठीक है, वो स्वतः ही यदि ठंडा हो जाए, ठीक है, उसी को बोला जाता है आग्नेय चट्टान। लेकिन यदि वह उसके बहाव के कारण ठंडा हो, जैसे कि पानी के बहाव के कारण, ठीक है, या हवा के अपरदन के कारण, तो वो जो है चट्टान वो क्या बन जाता है, वो अपरदन चट्टान बन जाता है, ठीक है। और रूपांतरित चट्टान उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आग्नेय चट्टान था, वो लाखों करोड़ वर्ष पहले ही दब गया था, ठीक है, और गर्मी के कारण, ठीक है, और जो प्रकृति में चेंजिंग आ रहा है उसके कारण वो उसका रूपांतरण हो गया, मतलब वो जो चट्टान है वो आग्नेय चट्टान से दूसरा चट्टान के रूप ले लिया, तो उसको बोलेंगे रूपांतरित चट्टान, ठीक है। और वही निक्षेपण चट्टान बोलते हैं, जो कि कोई भी जो लावा मैग्ना वगैरह था, ठीक है, वो नदी के कारण बह के नीचे चल गया, ठीक है, और वो जो है निक्षेप के रूप में परतदार बन गया, तो उसे बोलते हैं निक्षेपण चट्टान। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि धात्विक खनिजों में लोहा, सोना, मैग्नीज आदि को शामिल किया जाता है। और भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। मतलब भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें पुराना चट्टान भी है और नया चट्टान भी, दोनों प्रकार के चट्टान हैं। एक और प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, तो दूसरी ओर मैदानी भाग में क्वाटरनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानें भी पाई जाती है, ठीक है। इन भूतत्विक विशेषताओं के कारण भारत के 3 बृहद भाग हैं, ठीक है। एक तो पहला है दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। देखिए, यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है एवं भारत ही नहीं वरन विश्व की प्राचीनतम चट्टानों में से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरण हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग आगे इसके बाद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पास देख लेते हैं कि भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है। तो चलिए हम लोग भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भारतीय चट्टानों को आदि महाकल्प अथवा आर्कियन चट्टानें में, ठीक है, फिर पुरान महाकल्प की चट्टानें में और द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें में और आर्य महाकल्प की चट्टानों में इसको डिवाइड करते हैं। वहीं पास आद्य महाकल्प जो है वो 2 प्रकार के हो जाएगा, एक हो जाएगा आर्कियन क्रम का, एक हो जाएगा धारवाड़ क्रम का, ठीक है। और पुरान महाकल्प की चट्टानें में पहला आ जाएगा कुडप्पा क्रम। कुडप्पा क्रम की 2 भाग होती है, एक होती है निचली कुडप्पा और एक होती है ऊपरी कुडप्पा। उसके बाद विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम का भी 2 भाग होता है, निम्न विंध्यन समूह और ऊपरी विंध्यन समूह। फिर है दिल्ली क्रम, ठीक है। तो दिल्ली क्रम के बाद आ जाएगा हिमाचल क्रम। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद
इसके बाद है कि द्रविड़ महाकल्प के चट्टाने में सबसे पहले आ जाएगा कैम्बियम, फिर हो जाएगा आर्डोविशियन, फिर हो जाएगा सिल्यूरियन, फिर आ जाएगा डियोनियन, फिर आ जाएगा कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के 3 भाग होते हैं, ऊपरी कार्बोनिफेरस, मध्य कार्बोनिफेरस और निचली कार्बोनिफेरस। उसके बाद है आर्य महाकल्प के चट्टान। ठीक है, तो पहला आ जाएगा गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह के 3 भाग हो जाएगा, निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना। उसी प्रकार ऊपरी कार्बोनिफेरस या ट्रियासिक समूह या जुरैसिक समूह या क्रिस्टेयस समूह या दक्कन ट्रैप। ठीक है, चलिए आगे है। इसके बाद चतुर्थ जीवकल्प। चतुर्थ जीवकल्प या क्वाटनरी क्रम में 2 भाग हो जाएगा, प्लीस्टोसीन क्रम और आधुनिक अथवा होलोसीन क्रम। इसके बाद आ जाएगा तृतीय जीवकल्प यानी कि टर्शियरी क्रम। इसके 3 भाग हो जाएंगे, यानी कि इओसिन क्रम या ओलियोगोसिन तथा मायोसिन क्रम, और आगे हो जाएगा निचला प्लायोसिन अथवा शिवालिक क्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, यानी कि जो पृथ्वी जो तप्त था उसके ठंडा होने के परिणाम स्वरूप आर्कियन क्रम के चट्टानें का जो है निर्माण हुआ है। ये प्राचीनतम चट्टानें हैं, अर्थात ये मूलभूत चट्टानें हैं। चलिए आगे है। पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग का निर्माण कैम्बियन पूर्व काल आर्कियन युग में ही हुआ है। ठीक है, और अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है एवं इनमें जीवाश्म का अभाव है। ये नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। चलिए आगे है। इसके बाद कि प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आद्यकल्प आर्कियन चट्टाने से बना है। प्रायद्वीपीय भाग में आद्यकल्प चट्टाने के 3 रूप परिभाषित मिलते हैं। पहला है बंगाल नीस, दूसरा है बुंदेलखंड नीस और तीसरा है नीलगिरी नीस। ठीक है, सर्वाधिक जो प्राचीन है वो है बुंदेलखंड नीस। देखिए, आर्कियन चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार है। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना जैसी धात्विक और अधात्विक खनिजे की प्रचुरता है। आगे है इसके बाद कि ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में, दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो महान हिमालय के जो रीढ़ की हड्डी के रूप में ये मौजूद हैं, और उसके साथ साथ बाकी इतने इलाकों में पाए जाते हैं, छोटा नागपुर के पठार में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उड़ीसा के कुछ भाग में, और इधर जो है मेघालय के कुछ पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पास राजस्थान गुजरात बाउंड्री के पास पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ एमपी में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पास तमिलनाडु और यहाँ पास इधर वाला साउथ इंडियन पार्ट में टोटली ये प्लेट जो इसमें पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पास जो है वो तेलंगाना वाला पार्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टाने के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ। ठीक है, ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो आर्कियम क्रम की चट्टाने को अपर्दित होने के बाद या निक्षेपित होने के बाद, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ था। आगे है इसके बाद कि अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टाने से हुआ है। यह विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ। यह प्रायद्वीपीय एवं बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों में पाई जाती है। अगला पॉइंट, धारवाड़ चट्टानें मूलतः 3 बिखरे हुए श्रेणियों में पाई जाती है। ठीक है, पहला कर्नाटक की धारवाड़ एवं बेल्लारी जिले में, जहां से इनका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी तथा मदुरई जिले में पाया जाता है। दूसरा, छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से में मेघालय पठार तथा मिकिर पहाड़ियों में भी इनका विस्तार पाया जाता है।
और आगे है दिल्ली के अरावली रियोलो श्रेणी, यानी कि दिल्ली श्रेणी से लेकर अलवर तक तथा हिमाचल प्रदेश में भी ये चट्टानें पाई जाती है। देखिए, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट में पाया जाता है, दिल्ली वाला पार्ट में पाया जाता है, और उसके बाद झारखंड के पार्ट में भी ये पाया जाता है, और मेघालय वाला पार्ट में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पास दिया गया है आंध्रा वाला पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, और साउथ इंडियन में इधर पार्ट वाला में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि तिरुवनंतपुरम वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पास राजस्थान गुजरात बाउंड्री के पास पाया जाता है, राजस्थान में भी पाया जाता है, और मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि भारत में धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, भारत में धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में है। इन चट्टानों को अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विशेष नामों से भी जाना जाता है, जो निम्नवत है। दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक धारवाड़, मध्यवर्ती व पूर्व दक्कन प्रदेशों में नागपुर व जबलपुर, सासर श्रेणी बालाघाट और भटिंडा में, चिली श्रेणी हजारीबाग में, गोंडाइट श्रेणी और विशाखापट्टनम में, कुदोराइट श्रेणी गुजरात में, चंपानेर श्रेणी तथा दिल्ली के निकट अरावली श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को इतना रूप में जाना जाता है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बाह्य प्रायद्वीप भारत की धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, पश्चिम हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमाऊं पर्वत श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी के निकट वरैल श्रेणी एवं असम के पठारी भाग में शिलोंग श्रेणी के नाम से भी विस्तृत है। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रमुख धात्विक खनिज लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम आदि इन चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, भारत की धारवाड़ चट्टानों में, जो कि बाह्य और प्रायद्वीपीय भाग में है। चलिए आगे है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, चलिए कुडप्पा क्रम की चट्टानें के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार ये जो है परतदार चट्टानें हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़, और उसके बाद हम लोग कुडप्पा में रूपांतरित हो गए। यानी कि तीनों जो है वो, एक तो है कि आर्कियन जो है वो मेनली बना ही था गर्म, पृथ्वी के गर्म पार्ट को ठंडा होने से, उसके बाद उसके रूपांतरण निक्षेपण से बना धारवाड़ क्रम के चट्टानें, और धारवाड़ क्रम के चट्टानें के रूपांतरण और निक्षेपण से बना ये कुडप्पा क्रम के चट्टानें। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, इनका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है तथा इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव है। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहां अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार हुआ है। ठीक है, चलिए आगे है कि ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में इनका विस्तार है। राजस्थान की कुडप्पा क्रम दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। इस क्रम की कुछ चट्टानें में हीरे भी पाए जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोने की प्रमाण मिले हैं। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम के चट्टाने से हुआ है। देखिए यहाँ पास ये जो है कहाँ कहाँ मौजूद है। देखिए, सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश का बात किए थे, तो आंध्र प्रदेश में देखिए अर्धचंद्राकार रूप में ये जो है वो पाया जाता है कुडप्पा क्रम के चट्टाने। तो ये जो यहाँ पास दिया हुआ है। बाकी ये तमिलनाडु के पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक के पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, और तमिलनाडु के पार्ट में पाया जाता है। ठीक, और वहीं पास ये छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब कुडप्पा के बाद हम लोग आ गए अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें में। देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें का निर्माण ऊपरी कार्बोनीफेरस से जुरेसिक युग के मध्य हुआ है।
इन चट्टानों में जीवों का अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में तथा कश्मीर में, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लोकेशन यहाँ पास दिया हुआ है कि कौन कौन क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, झारखंड वाला पार्ट में ही पाया जाता है और सिक्किम वाला पार्ट में ही पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास छत्तीसगढ़ और यूपी और झारखंड और एमपी के बॉर्डर में भी यहाँ पास दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ देखिए, यहाँ पास एक रेखा की तरह दिखाया गया है जो कि यहाँ पास उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और एमपी में पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार तेलंगाना में भी पाया जाता है और बाकी जो है ऊपर दिया गया था। ठीक है, चलिए, इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाली पदार्थों से हुआ है। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इनमें बालू का पत्थर और चिक्का मिट्टी तथा जो है लिग्नाइट भी मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ लिए। देखिए, जो गोंडवाना चट्टानें हैं यहाँ पास जो है ये भाग में पाया जाता है और जहाँ जहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टान है वहाँ ज़्यादा रूप में कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दक्कन ट्रैप। देखिए, क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिससे बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भू आकृतियां का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात व दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। दक्कन ट्रैप शैलों से भवन व सड़क निर्माण होता है। यहाँ क्वार्ट्ज, बॉक्साइट तथा अर्धमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। इसे ट्रैप कहने का कारण यही है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है, इसीलिए इसको ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर हैं। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, दक्कन ट्रैप की मिट्टी जो है इसके बारे में यहाँ पास दिया गया है। तो देखिए, मेनली यह गुजरात के पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पास एमपी के पार्ट में पाया जाता है। यहाँ पास महाराष्ट्र के पार्ट में टोटली पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पास कर्नाटक वाला पार्ट में भी पाया जाता है और उसके बाद यहाँ पास जो तेलंगाना वाला पार्ट है उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे है इसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण विंध्य पर्वत से हुआ है। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच यह विभाजक रेखा बनती है। ठीक है, विंध्यन प्रणाली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक जो है 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में जो है वो विस्तृत है। ठीक है, भांदर श्रेणी, बिजवार श्रेणी तथा कैमूर श्रेणी विंध्यन क्रम की अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 1,03,600 जो है ये इसका लंबाई है किलोमीटर में। देखिए, यहाँ के बाद जो है इसके वर्ग किलोमीटर में है। देखिए, तो यहाँ से जो है शुरू होता है और यहाँ तक टोटली आ जाता है। ठीक है, इतना लंबा जो है ये श्रेणी है। ठीक है, विंध्यन श्रेणी। ठीक है, इसको विंध्यन चट्टान भी बोला जाता है। ये परतदार चट्टान हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपण द्वारा हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। ठीक है, जबकि बलुआ पत्थर से दिल्ली का लाल किला, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप आदि का निर्माण हुआ है। ठीक है, बलुआ पत्थर से। देखिए, यहाँ पास है आगे कि पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें विंध्यन क्रम में ही स्थित है। विंध्यन क्रम की चट्टानें सामान्यतः जीवाश्म विहीन होती है, किंतु कैमूर क्रम की चट्टानें में निचले भागों में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वनस्पतिक जीवन की कुछ संकेत मिलते हैं। आगे है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानें का निर्माण इओसिन युग से लेकर प्लेओसिन युग के बीच हुआ है। टर्शियरी शैलें मुख्यतः हिमाचल क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के ये केवल तटीय क्षेत्र में ही सीमित है। इस क्रम की शैलों में पेट्रोलियम पदार्थों भी पाए जाते हैं। यह क्रम कश्मीर से कुमाऊं क्षेत्र में विकसित रूप में पाया जाता है, जहां इसे लीलांग क्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
देखिए, तो जो टर्शियरी क्रम के चट्टान है इसका भी बहुत बड़ा पार्ट है। देखिए, ये जो है यहाँ से शुरू हो करके, ठीक है, और टोटली जो है यहाँ पर आके ब्रेक हो जाता है, फिर सिक्किम वाला पार्ट को छोड़ करके बाकी फिर स्टार्ट हो जाता है, और नीचे वाला पार्ट में भी ये पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो हिमालय वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो कुमाऊं हिमालय वाला जो पार्ट है, सॉरी बृहद हिमालय वाला जो पार्ट है उसमें टोटली जो है यह पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि टर्शियरी क्रम की चट्टानें, ठीक है, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत प्लेओस्टीन तथा वर्तमान होलोसीन युगीन शैलों सम्मिलित हैं, ठीक है। आगे है कि प्लीअस्टोसीन क्रम की शैलों का विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा, ताप्ती महानदी, गोदावरी, कृष्ण की ऊपरी घाटियों में है, ठीक है। क्वाटरनरी क्रम के चट्टाने का विस्तार के बारे में है। गंगा और सतलज से अतिरिक्त प्रायद्वीपीय नर्मदा, ताप्ती महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों की मुहाना पर जो है कौप के नमीन निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। करेवा सरोवरी निक्षेप है जिसमें बादाम, अखरोट तथा जाफरान की खेती की जाती है, ठीक है। चलिए आगे है कि प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। देखिए, भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन का उदाहरण रहा है एवं यहाँ अनेक जल प्रपात मिलते हैं जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतियाँ जो है वो खड़ों में मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है जिनसे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन की लावा पठार के अपर्दन एवं अवक्षेपण से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित होती है जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है जिन पर मसाले, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियाँ में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाबहार वन मिलते हैं एवं यहाँ सगौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोग होने वाली लकड़ियाँ मिलती है। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियाँ मिलती हैं जिनके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। यहाँ की जो भूभाविक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज आदि खनिजों में संपन्न है। आगे है छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों के विपुल भंडार है, बहुत ज़्यादा ही भंडार है। इन्हीं खनिजों संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है, ठीक है, झारखंड वाला पार्ट में। आगे है कि पठारी भाग में तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लैगून मिलते हैं जहाँ बंदरगाहों व पोताश्रय का निर्माण संभव हो सकता है। चलिए आगे है इसके बाद कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला। भारत के उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है जो भारत को कई प्रकार से लाभ पहुंचाती है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारत उपमहाद्वीप की शेष एशिया से अलग प्राकृतिक दशा बन सकती है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शीत ऋतु में आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है जिसके परिणाम स्वरूप भारत इन ठंडी ध्रुव हवाओं के प्रकोप से बच जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है कि इसी प्रकार वर्षा काल में हिमालय मानसून हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है जिस पर हमारी कृषि निर्भर होती है। हिमालय नदियों को वर्षवाहिनी भी बनाए रखता है क्योंकि हिमालय में हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। और आगे है कि इन नदियों के वर्षवाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजना संपन्न हो पाती है। उदाहरण के लिए सतलुज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकली गई नहरों को देखा जा सकता है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती है जिनसे उपजाऊ जड़ों मैदान का निर्माण होता है।
हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, इसके जटिल भूभाग संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी हैं। अधात्विक संसाधनों के अंतर्गत हिमालय की टर्सरी संरचना में कोयला के विभिन्न प्रकार हैं। इनमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रोसाइट कोयला भी उपलब्ध है, जो कि कारगिल क्षेत्र के रियासों में मिलता है। आगे है वन संसाधनों के अंतर्गत सागौन, शीशम, ओक, लारेल, देवदार, मैग्नेलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी हैं। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती है, जिस पर हमारा आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। आगे है कि हिमालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। इसका एक व्यापक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। हिमालय अपने दक्षिणी भाग के लोगों में समेकित संस्कृति के विकास के आधार रहा है। आगे है कि विविधताओं के बावजूद राजनीतिक व सांस्कृतिक एकत्व का बोध कराने में उसकी महती भूमिका रही है। आगे है तीसरा कि उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। देखिए, इनका निर्माण क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ है। यह भारत की न्यूनतम भूगर्भिक संरचना है। यहाँ है 33 भूसन्नति के निरंतर संकरा और छिछला होने एवं हिमालयी व प्रायद्वीपीय भारत की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यहाँ मैदानी भाग निर्मित हुए हैं। इसके पुराने जलोढ़ बांगर एवं नए को जलोढ़ खादर कहते हैं। यानी कि जो जोड़ मिट्टी है उसको दो भाग होते हैं। जो पुरानी जोड़ होती है वो बांगर मिट्टी होती है, जो नए जोड़ होती है वो खादर मिट्टी होती है। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र भी मिलते हैं।